दोस्तों, हमारे मन की बात आपके मन के साथ, ये शीर्षक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये सिर्फ मेरे मन की बात नहीं, आपके मन की बात नहीं, हमारे मन की बात है, हम सबके मन की बात है। तो सबसे पहले मैं YouTube चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके जरिए मैं इन सब बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों, बातें बहुत हैं, बहुत सारी बातें करने को हैं। समय देखकर जब भी हो इस वीडियो को देखें, समझें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कई विषय पे बात मैं करना चाह रहा था, उसमें खास कर हमारा देश जो सर्वोपरि है, उसके अतिरिक्त अभी का समाज, राजनीति, पुलिस वाले, हमारे फौज के जवान। तो आज पहला दिन है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जो भी अभी घर के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, समझदार हैं, इन बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें भी देखने को कहें। बच्चों को इस तरह प्रेस ना करें कि हो सकता है बच्चे का मन तो खेल में लगता है, मन लगाने में लगता है, स्वाभाविक सी बात है। जब हम भी बच्चे थे तो इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन बातों पर गौर करना होगा हमें। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं पहले ही स्पष्ट रूप से साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा थे कभी भी इस बात को नहीं सिखाया कि कोई पराया है। मेरी कहानी तो बिल्कुल अलग तरह की है, तो अपनी कहानी पे नहीं जाऊंगा। और सभी जात हो, धर्म हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गरीब हो, अमीर हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। और ये बात मैं सिर्फ जुबान से नहीं कह रहा है, ये मेरे मन में है और आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिस चीज का मैंने पालन नहीं किया है। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। जब कम उम्र थी, बोलने की घर में आजादी नहीं थी, बहुत ही अनुशासन में पालन पोषण हो रहा था। कुछ बड़े हुए, मम्मी हैं, पापा हैं, बोलने के लिए, बोलने की ना उम्र है ना जरूरत है। कुछ और समय हुआ पर बोलने की आजादी उस समय नहीं थी। घर में बड़े बुजुर्ग के रहते हुए कुछ बोलना ठीक नहीं समझा जाता था कि बड़े हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, जो भी बात है वो देखेंगे, वो बोलेंगे, वो करेंगे। कुछ और बड़े हुए, तो उस समय भी बात थी कि मम्मी हैं, पापा हैं, उसके अलावा देश के बहुत बड़े बड़े आदमी, उन सबका भी सम्मान करता हूँ। तो बोलने के लिए जरूरत उस समय भी समझे कितने बड़े बड़े आदमी हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। परंतु अब खास करके अब बोलना निहायत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आज हम आवाज नहीं उठाए, अपनी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंचाए, नहीं बोले, नहीं समझे, तो नहीं बोलने से बहुत बड़ा नुकसान तो पहले ही हो चुका है। आपका हो, मेरा हो, और हम सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो अंदर ही अंदर हमारे आप सबको खाई जा रही हैं और पता भी नहीं चल पा रहा है।
इसलिए अब मैं मुख्य मुद्दे पर आ जाता हूँ। बोलना आप भी चाहते हैं और सभी बोलना चाहते हैं। कुछ व्यक्त कर पाते हैं, कुछ नहीं व्यक्त कर पाते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो आइए अब सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। हिंदुस्तान बहुत ही पुरानी संस्कृति है हमारे देश की, बहुत ही पुरानी सभ्यता है और देवी देवताओं का इस देश पे आशीर्वाद रहा है। शुरू में उनका ही बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ करता था। ये देश अच्छे से चल रहा था। शुरू में एक तरह कहिए तो उनका ही राजा था और वही राजा थे। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े राजा आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े अच्छे राजा आए। उसके बाद एक कुछ समय कुछ जगहों पर मुगल का आया। उसके बाद लगभग 200 साल अंग्रेज आए। देश के क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया। उसके बाद एक दौर आया हमारे देश के नेताओं का। शुरुआत हुई, शुरू में तो कोई खास ज्यादा पार्टी थी नहीं, कांग्रेस का शासन है। अब नेता का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े नेता हैं, सभी जानते होंगे, और मेरे विचार से जो है वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना। किसी भी चीज में सबसे आगे, जो सबसे बुद्धिमान, ताकतवर और योग्य। पुराने समय से ये बात चलती आ रही है। जब भी कोई समस्या आती थी, छोटी समस्या या बड़ी, अगर दिमागी बात होती थी तो उस जगह के सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को कहा जाता था कि आप इस मामले को अच्छे से हल कर सकते हैं, आप हमारे नेता बने। शक्ति की बात आती थी तो उस जगह के जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे उन्हें आगे किया जाता था, जो आगे रहता है, नेतृत्व करता है किसी भी चीज का। लेकिन आजकल राजनीति बहुत ही ज्यादा बदल गई है। इतना ज्यादा बदल गई है कि अब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अब मैं शुरुआत करता हूँ राजनीति से ही। शुरू में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के दिन ही बंटवारा कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि आजादी के दिन ही देश का बंटवारा कर दिया जाए? ऐसी कोई विशेष जरूरत नहीं थी, एक राजनीतिक प्रक्रिया थी। लेकिन पहले तो ये होना ही मेरे समझ से क्या होना चाहिए था या नहीं, ये तो बाद में बताऊंगा, कुछ और इस बारे में विश्लेषण कर लेने के बाद। परंतु एक सही तरीके से होता, कुछ समय लेने के बाद होता। इस विषय को मैं बाद में उठाऊंगा क्योंकि अभी मैं राजनीति के विषय में बात कर रहा हूँ। तो ये बात नहीं है कि कोई भी दल आया, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तरक्की नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई। तरक्की भी हुई, उन्नति भी हुई, क्योंकि जिस हालत में कल हम थे उस हालत में आज हम नहीं हैं, हम काफी आगे हैं। कल बैलगाड़ी पे जो घूम रहे थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। तरक्की हुई, सब कुछ हुआ, परंतु जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक होती रही। अब आइए धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। आज जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही अजीब तरह की है। समझ में नहीं आता कि इस बारे में क्या बोलूं। कभी संसद समाचार देखने लगे तो लगता है कि जैसे हम सदन का समाचार नहीं देख रहे हैं, किसी सदर का समाचार देख रहे हैं।
लगता है जैसे सदर बाजार में शोरगुल हल्ला होता था, उसी तरह हल्ला यहाँ पे हो रहा है, उससे भी ज्यादा। लोग एक दूसरे को ताने कस रहे हैं, अब सब कह रहे हैं। अभी कुछ साल पहले जो चुनाव होने वाले थे उस समय भी इस तरह की भाषाओं का प्रयोग हमने कई बार देखा था। तो सदर में भी, सदर बाजार जो लगता है उसमें भी सिर्फ अपने सामान की बड़ाई की जाती है, दूसरों के सामान की बुराई नहीं की जाती है। ये कैसा संविधान है? आप लोग क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को, आगे पीढ़ी को? आप लोगों को कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया था कि आप लोग, जब देश आजाद हुआ तो राजतंत्र की प्रक्रिया खत्म हो गई थी, वही राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, उसके जगह लोकतंत्र लाया गया। और राजतंत्र और लोकतंत्र में बहुत अंतर है। राजतंत्र में भी कुछ खामी थी, कुछ खूबियां भी थी, और लोकतंत्र में भी हर चीज का दो तरह का चीज निकल के आता है। राजतंत्र में कमी ये थी कि राजा का पुत्र चाहे वो लायक हो ना हो, बुद्धिमान हो ना हो, जनता का भला चाहने वाला हो ना हो, बैठता वही था गद्दी पर राजा के हटने के बाद। तो ये एक प्रक्रिया जो थी नेताओं को पसंद नहीं आई। लोकतंत्र की स्थापना की गई कि जनता में से, लोक में से जो सबसे काबिल हो, सबसे बुद्धिमान हो, जनता का पालक हो, योग्य हो, उसे कुर्सी पर बैठाया जाए। परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज जो राजनीति में बैठे हुए हैं वो इस बात पे लगता है उनका दिमाग बिल्कुल दूसरी तरफ सोचने लगा है। सिर्फ एक दूसरे के बारे में, ये है, ये वो है, ये किया, वो किया। आप लोगों को इसलिए नहीं बैठाया गया था कि एक दूसरे की बुराइयां निकालें, बल्कि इसलिए बैठाया गया था कि आप जनता की परेशानियों को दूर करें। एक राजा और आज के समय में एक मंत्री, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री के पद का दावेदार हो या कोई हो, उसका सबसे पहला कर्तव्य, सर्वप्रथम कर्तव्य ये है कि वो देखे कि जनता को मैं क्या दे रहा हूँ। जनता को अपने बच्चों की तरह समझते थे पुराने समय में राजा, तभी उनका राज सही तरीके से चलता था। तो जनता को जिस तरह अपने पुत्र पुत्रियों को हर चीज का ख्याल रखा जाता था, राजा का कर्तव्य था, उसी तरह अभी इन राजनेताओं का प्रथम कर्तव्य यही है कि कैसे जनता खुश रहे, सुखी रहे, हमारे बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में अच्छे से रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो, खान पान अच्छे से हो, हर तरह की सहूलियत मिले। पर वो चीज अभी देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। लगता है कि सास बहू का कोई सीरियल चल रहा हो और सास बहू एक दूसरे को बुराइयां निकालने में लगी हुई है। तो ये ठीक बात नहीं है। अब दूसरे पे आता हूँ। अभी चुनाव आने वाले हैं, सब क्या कर रहे हैं? गैस का दाम कम हो जाएगा, इसके अतिरिक्त बस का भाड़ा नहीं लगेगा, महिलाओं को फ्री रहेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो जनता फ्री नहीं खोज रही है, मुफ्त नहीं खोज रही है। इस तरह से जैसे पहले कभी कभी सुनते थे कि चुनाव के समय 100 रुपया दे दिया जाता था, शराब की बोतल दे दी जाती थी, मुर्गा दे दिया जाता था। तो
तो ये चुनाव आयोग का काम है कि जनता को लालच देने का काम नहीं करे। अगर देना ही है तो जनता को रोजगार दे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अगली पीढ़ी को रोजगार दे, इतने काम दें कि वो स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तब वो खुद उस गैस को खरीदने के काबिल हो जाएंगे, उस बस का भाड़ा देने के लायक हो जाएंगे। तो जनता को कृपया आप लोग मुफ्त खोर ना बनाएं, जनता को स्वावलंबी बनने दें। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। देश, जब देश को आजादी मिली, देश धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना ही शुरू किया था। तो देश की जिम्मेवारी जितना राजनेताओं पे होती है, उसी तरह से देश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी और देश में जो होता है एक बड़ा पद, और पद के साथ जिम्मेदारी, वो एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक वैज्ञानिक की सबसे ज्यादा होती है। राजनेता तो अपना काम करते हैं, पर देश को तरक्की दिलाने वाले असली डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक होते हैं। साथ में हमारे किसान से कहने का मतलब है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन मेहनती होते थे, ईमानदार होते थे। उसके अलावा मजदूर वर्ग हर तरह से देश को उन्नति दिलाने में सहायक रहा, क्योंकि अगर ये सब मिलकर मेहनत नहीं करते, कोई दिमाग से दिमागी मेहनत कर रहा था, कोई मानसिक मेहनत कर रहा था, कोई शारीरिक मेहनत कर रहा था, और इस तरह से हाथ से हाथ मिलाकर देश उन्नति के रास्ते पर चला। तो डॉक्टर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। उसी तरह इंजीनियर, डॉक्टर को जैसे कहते थे कि इलाज करवाने के लिए एक नई जान फूकना, बीमार आदमियों को ठीक करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। पर आजकल के डॉक्टर ऐसे नहीं रहे, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब रह गए इंजीनियर। इंजीनियर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की तरक्की में बड़े बड़े पुल, कारखाने, उसकी मशीनें, बहुत चीजों की जिम्मेवारी, सारा ढांचा एक तरह से इंजीनियर के हाथों में होता है। पुल है, मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, कल कारखानों की मशीनें हैं, और इस तरह से कल प्रोजेक्ट जो भी है, बहुत चीज की जिम्मेवारी उन पे होती है। पर आज इंजीनियरिंग का पैसा भी उसी तरह से ज्यादा देख रहा हूँ खराब होते जा रहा है। और तीसरे वैज्ञानिक जो कि नई नई चीजों की खोज करते हैं, उसमें हर एक चीज आता है, दवा से लेकर मशीन से लेकर आज जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खोज वैज्ञानिकों के हाथ में है, और उन्हीं के बल पर सबसे ज्यादा देश तरक्की कर रहा है। आज जो हम चांद पर पहुंचे हैं, तो वो सब भी वैज्ञानिकों की मेहनत की एक देन है। भले ही कोई कुछ कहे, पर मैं इन सबको बहुत मानता हूँ। लेकिन आजकल ये सब अपने पेशा से ज्यादा कुछ और चीजों पे ध्यान देने लगे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बात से फिर वापस आते हैं। देश की तरक्की राजनेताओं के साथ साथ इन सब के हाथों में थी। अब राजनेता अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है। देश हित में इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को इसलिए नहीं बैठाया गया। पूरा समय तो बीत जाता है एक दूसरे की बुराई करने में, खामियां निकालने में। अभी कई दिन से मैं न्यूज देख रहा हूँ, कभी कोई ऐसा न्यूज जल्दी नहीं देखा कि हाँ, देश की तरक्की के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बारे में अपने जनता को बताऊं। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो सब एक दूसरे की सिर्फ बुराई और सिर्फ बुराई, और कुछ अपनी भी बुराई। तो बात उठती है कि अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी बड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। जनता खुद देख रही है, जनता खुद देखेगी। कभी भी हनुमान जी, हमारे प्रिय भगवान हनुमान जी, भजन खुद ये नहीं गाते थे,
कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम महारो, संकट मोचन नाम महारो। बल्कि आम जनता गाती है, कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तहारो। क्योंकि सब उनका गुणगान करती है, तो अपना गुणगान खुद करने से कोई फायदा नहीं है। ये अगर जनता करती है, जनता कहती है कि हाँ आप इतने अच्छे हैं, तब दूसरी बात होती है। इसलिए बड़ाई अपना करना दूसरों की खामी निकालने से अच्छा है। देश की तरक्की पर सभी दल को कह रहा हूँ, उस पर ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब एक मुद्दा है चुनाव। क्या चुनाव होना जरूरी है? बहुत जरूरी। चुनाव से ही तो एक सरकार का गठन होता है, एक सरकार बनाई जाती है जो पूरे देश को चला सके। परंतु क्या चुनाव के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि चुनाव में प्रचार होना बिल्कुल ही व्यर्थ है। जो चुनाव में आज सुनते हैं कि 60,000 करोड़ खर्च आया है, ये खर्च 60,000 करोड़ का अगर राष्ट्र हित में लगाया जाता, देश के युवाओं को रोजगार देने में लगाया जाता, तब राष्ट्र हित होता। चुनाव की जरूरत है, पर प्रचार की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रचार आप अपने खूबियों को बताने के लिए करते हैं, साथ साथ आप दूसरों की खामियों को बताने के लिए भी कर रहे हैं। तो जनता खुद देख रही है, उनकी आंखें खुली हैं, उनके कान खुले हैं, वो खुद देखेगी कि भलाई किसमें है, बुराई किसमें है। आज जो ये चुनाव प्रचार में इतना खर्च होता है, पोस्टर है, बैनर है, 50 तरह के कार्यकर्ताओं का खर्च है, हेलीकॉप्टर से आते हैं जाते हैं, इन सब कामों की जगह क्यों ना देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इन पैसों को वहां खर्च किया जाए जहां इसकी जरूरत है। चुनाव के बिना प्रचार क्यों नहीं होगा? चुनाव के लिए प्रचार बिल्कुल भी जरूरी है। आजकल तो ऐसे माध्यम है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, आप कहीं भी अपने प्रचार का पूरे देश सुनेगा, पूरी दुनिया जानेगी। आप अपना समय ले लीजिए, पूरी दुनिया को अपनी बात कहिए। इस बीच जनता से भी कुछ गलतियां हुई हैं। पहले मैं भी सोचता था कि सिर्फ राजनेताओं की गलती होती है, जैसे सुनते थे वैसे समझ बनते जा रही थी। पर खुद विश्लेषण किया, विश्लेषण में निकला कि जितने जिम्मेवार राजनेता हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा नहीं जिम्मेवार जनता भी है। जनता जिम्मेवार क्यों बनी ये बताऊंगा। जनता के जिम्मेदार बनने का कारण था क्योंकि जो आदमी भूखा है, जिसके पास तन भरने का वस्त्र नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, मकान नहीं है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो एक रोबोट बन गया है। आज के आदमी एक रोबोट की तरह काम करते हैं। बड़े बड़े आदमी जिस तरह से चलाते हैं वो चलते हैं। तो जनता को भी समझना चाहिए। इसके विषय में मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि जनता को अपनी खुशहाली कैसे वापस लानी है, ताकि जनहित हो, राष्ट्रहित हो। जब जनता का हित होगा तभी राष्ट्र का हित होगा। अतः इस बात को मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। अब रहेगा कि कोई भी सरकार का गठबंधन, ये जो गठबंधन होता है ये क्या? No battery, please charge. हमारे देश में पहले कांग्रेस को मौका दिया, तो कांग्रेस में कोई खामी रही होगी तभी तो उसे गद्दी से हटाया गया, कुर्सी से हटाया गया। भाजपा को भी मौका दी, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा को भी हटना पड़ा? फिर ये एक खेल बन गया, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। चलिए कोई बात नहीं, तो देश की जिम्मेवारी है आप लोगों पर। यहाँ पे
जो भी सरकार हो उनको बहुत कुछ छोड़कर और बहुत कुछ पकड़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो जात, धर्म, परिवार का जो कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, ये बहुत खराब चीज है। इसी खराबी के कारण ये जो परिवारवाद है, इसी खराबी के कारण राजतंत्र को हटाया गया था। अब ये लोकतंत्र कहा रहा है। अगर परिवारवाद है कि मैं बैठूं, फिर मेरा बीवी बैठे, मेरी पत्नी बैठे, फिर मेरा बेटा बैठे, मेरी बेटी बैठे, मेरे परिवार का ही कोई सदस्य बैठे, तो फिर ये लोकतंत्र कहा रहा। अगर आपका बच्चा, आपकी पत्नी उस लायक नहीं है, तो आप किस आधार पर उनको कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं? सारे नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ नेता अच्छे भी हों, कुछ काबिल भी हों। तो जैसे हम चावल की बोरी लेने जाते हैं, तो सारे चावल की बोरी को दाना नहीं देखते हैं, उसमें से कुछ दाना को देखकर, चावल के दाना को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि ये ठीक है, इस बोरी को लेना चाहिए, और ये ठीक नहीं है, इसको नहीं लेना चाहिए। उसी तरह मैं सारे नेताओं को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर इसी तरह के प्रवृत्ति के हो गए हैं। दो को मैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को आप भी जानते हैं। एक दो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक आरा जिला का आदमी था, तो 4 भाई थे। बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बहुत बड़ी परिवार था। बड़े भाई की शादी हो गई थी, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का लड़का जो भाई था, सबकी शादी नहीं हुई थी गरीबी के कारण। अंत में बड़ा कोई बात मंझला संझला, यानी दूसरे तीसरे नंबर के छोड़कर चौथे नंबर सबसे छोटे लड़का की शादी कर दी गई। नाम था रामोदेश। गांव वालों से जब पूछा कि रामोदेश की शादी ऐसी हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार उस समय में इस तरह से क्यों की गई, तो कुछ गांव वालों से पता चला, मेरी उम्र उतनी नहीं है, तो शायद धर्म परिवर्तन करा के इसकी शादी करा दी गई थी। और बाद में जब उसके 5 लड़की लड़का सब हुआ, उसका नाम भी मुस्लिम नाम के जैसा रखा गया। और शादी इसी कारण से गांव वालों ने बताया कि उसकी भतीजी की शादी हुई तो वो मरवा तोड़ दिया कि मेरी ढंग से शादी नहीं हुई है, तो मैं किसी को भी ढंग से शादी नहीं होने दूंगा। है गरीबी के हालत में ही जूझते हुए धनबाद में कुछ दिन कोयला खदान में काम किया। उसके बाद बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे रहा। पढ़ाई की बात हो तो गरीबी के कारण या किस कारण से उसकी पढ़ाई 14 साल की उम्र में शुरू ही हुई थी। वहां पे गया, उस समय मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण वल्लभ साहब, तो उनकी ठाट बात, और जैसा कि जानते हैं नेता सब किस तरह से रहते हैं, ये सब देख करके चाहता था कि हम भी पैसे वाले बन जाए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया और उनकी एक परिवार की महिला को समझिए कि चाल में लेकर उस परिवार में एक और किसी गांव का आदमी था, उससे बहुत ही छलपूर्वक शादी करवा दी गई। धीरे धीरे
ये राजनीति में उस महिला को घर में तरह से कैद कर दिया गया, और उनकी शिक्षित महिला थी और बहुत ऊंचे परिवार से थी, तो उन्हें कैद करके घर में सिर्फ माँ बेटी थी, इसका फायदा उठाया गया। धीरे धीरे उनके परिवार का, उनके जो भाई थे अशोक कुमार वर्मा बिहार नेशनल कॉलेज में फिलोसफी के प्रोफेसर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, लेकिन उन महिला को मायके के परिवार वालों से मजबूरी में मिलना जुलना छोड़ना पड़ा, लेकिन ये सब उनसे काम लेता रहा और धीरे धीरे रामाधोर से बड़ा आदमी बनने लग गया। चलिए बड़ा बड़े व्यक्ति बनते, अब उसके घर में उसकी औरत कहती थी कि मेरे घर में 4 डॉक्टर हैं, लेकिन जब इतना रामाधोर बीमार पड़ गया तो उसके छाती में बर्फ लगा कर ठीक करने की कोशिश की गई, जिससे उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। तो घर में 4 डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है, 4 काबिल डॉक्टर होना भी जरूरी है। और किस कहते कि डॉक्टर थे, ये तो इस बात का इंक्वायरी नहीं पता चलेगा, और जब जानेंगे तो आपको पैरों तले जमीन की सक जाएगी। खैर मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि बड़ा पद देख करके या अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर जैसे पद पर बैठा करके गलत तरीके से देखना सोचना, ये बिल्कुल बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपके घर के ही वो डॉक्टर आपका इलाज करने में सक्षम नहीं होंगे और आपके बाहर के डॉक्टरों को बुलाना पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो अभी दूसरे नेता बिहार के ही उस समय 1990 से पहले जगन्नाथ मिश्र का शासन था, कुर्सी पे बैठे हुए थे। उसके बाद चुनाव हुए, सब सोचा इस बार किसी गरीब को मौका दिया गया, अगला मौका एक गरीब को दिया गया। 7 साल बाद चारा घोटाला में फंसकर वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद क्या होगा ये सोचकर उसने बहुत ही अनोखी चाल चली, धूप दिमाग का परिचय दिया, अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया कि मेरी जगह ये मुख्यमंत्री रहेगी। चलिए भाई ठीक है, कुछ आदमी खुश भी होंगे, कुछ नाराज भी थे। तो सवाल उठता है कि कुर्सी पर किसी को भी बैठा देना, यही है परिवारवाद। क्या उस समय उस पार्टी के और कोई वरिष्ठ नेता और कोई अच्छे नेता, योग्य नेता नहीं थे? मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर जो सच्चाई है उसे छुपा भी नहीं सकता। तो जो बात होती है कि सरकार चलाना तो दूर, अगर वो नेता उस समय किसी कार, सरकार नहीं सिर्फ कार चलाने की बात होती, तो किसी ऐसे महिला को जिस गाड़ी में वो अपने बच्चों के साथ और चाहे पार्टी के आदमियों के साथ बैठे हुए रहता, तो क्या ये कार चलाने की जिम्मेवारी अपनी पत्नी को दे देता? जी नहीं, वो तो बहुत अजीब अंदाज में बोलता है। तो शायद मैं तो शब्द न बोल पाऊँ, सिर्फ सही तरीके से यही बोलूंगा कि अगर हम हमें कार चलाने की जिम्मेवारी देते हैं तो खुद भी मरोगी और हम लोगों को भी आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त करवाकर मरवाओगी। यही बात सबसे पहले मुंह से निकलता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सरकार चलाने की बात थी, तो सरकार चलाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। अनपढ़ और मूर्ख, तो अनपढ़ होना भी एक बहुत बुरी बात नहीं है। अनपढ़ का मतलब और मूर्ख का मतलब, अनपढ़ मूर्ख में बहुत अंतर है। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ताल्लुक न रहा हो, और मूर्ख होने का मतलब कि उसकी बुद्धि भी नहीं हो।
तो अनपढ़ बैठ जाए कुछ देर के लिए कुर्सी पे, बुराई नहीं है, पर मुल्क अगर बैठेगा और वो भी ऐसे जिम्मेवार पद पे, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और वो गड़बड़ हुई तभी तो 2005 में फिर सरकार बदलनी पड़ी। तो बात ये है, ये जिम्मेवारी का पद है, पूरे राज्य को संभालना है, एक एक चीज की व्यवस्था देखनी है। हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो घर में बात होती थी, स्कूल में क्लास में कोई बच्चा कभी मॉनिटर नहीं बनना चाहता था, क्लास का मॉनिटर। कहते थे कि मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। तो छोटी सी जिम्मेवारी जो कि सिर्फ बच्चों को ही देखने की थी, कोई नहीं तैयार होता था। तो आज एक राज्य की जिम्मेवारी लेने के लिए कोई कैसे तैयार हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि मैं बन जाऊंगा मुख्यमंत्री। और जिम्मेवारी कर्तव्य, एक मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। जब एक आदमी, मैं हो, आप हो, कोई हो, मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाती है। और वो जिम्मेवारी होती है पूरे प्रजा को अपने बच्चों के समान समझने की। पुराने समय भी राजा को कहा जाता था प्रजा पालक, प्रजा को पालने वाला। राजा उस समय भी भेष बदल कर अपने जनता की सुख दुख देखने के लिए घूमते थे। तो राजतंत्र को मैंने बोला खूबी और खामी, खूबी यही थी राजतंत्र में, जो राजा अच्छे थे पूरी जनता को, ये नहीं कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, इसका ही मुझे ख्याल रखना है, बल्कि पूरे प्रजा का, एक छोटे से लेकर बड़े सभी का ख्याल रखना उसकी जिम्मेवारी में आता है। जिम्मेदारी रहती है उसके खाना पीना, रहना, रोजगार, स्वास्थ्य, हर चीज की जिम्मेदारी एक राजा पे, एक मुख्यमंत्री पे होती है। चलिए अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये जो अच्छा दूसरा पॉइंट